हेलो स्टूडेंट्स। आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 7 जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। और यूनिट भी आपको पढ़ाया जाएगा एंड फर्स्ट जो मैं यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ 7 है। सो इसमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो स्ट्रेस, स्ट्रेन रिलेशनशिप है, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। ओके। सो इसको पढ़ने से पहले आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है, आपको जानना होगा कि व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ टू क्रिएट स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इन बॉडी, कि कैसे आप बॉडी में तनाव और खिंचाव ये सारी चीजें आप निकालोगे। ठीक है। सो और कितने टाइप्स के आपके स्ट्रेस होते हैं, कितने टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं, उसके बेस पे ही आप लोग निकाल सकते हो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और हुक्स लॉ। ठीक है। सो बेसिक हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे से, कि वहाँ पर आपका किस तरीके से आपका इलास्टिसिटी जनरेट होता है। आपको आई होप ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में बेसिकली आपको गिवन क्या है। आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका एक बॉडी है जो कि आपके एटम्स इस तरीके से रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको ये जो रिंग टाइप का दिख रहा है या हेलिकल जो पाथ दिख रहा है या स्प्रिंग दिख रहा है, बेसिकली ये यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी बॉडी है उसमें आपका इलास्टिक बिहेवियर होगा। ठीक है। उसको बताने के लिए आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा इलास्टिक, जैसे आपका रबड़ बैंड देखते हो घर में, या इलास्टिक या आप स्प्रिंग देखते हो। ठीक है। तो वही आपका जस्ट समझाने के लिए आपका बताएगा कि दो एटम्स है, दो एटम के बीच में आपका लेट सपोज वो स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, लाइक एज की अगर आप देखोगे कि ये जो दो पॉइंट में मान लेते पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट के बी के बीच में आपका स्प्रिंग लगा, अब आप उसको कंप्रेस करोगे, दबाओगे या खींचोगे। ठीक है। तो वो सारा हम एज्यूमशन कर रहे हैं। तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड क्या है कि लाइक एज मैंने आपको बोला ए और बी पे आप फोर्स लगा रहे हो, कभी आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, यहाँ ए पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी पे इस डायरेक्शन, मतलब दोनों को एक दूसरे से अपोजिट खींच रहे हो। ठीक है। या कभी आप दोनों को एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे ए एंड बी है, दोनों को एक के साथ लेके जा रहे हो तो इस तरीके से आएगा, दूर खींच के ले जाओगे तो एक दूसरे से दूर जाएगा। ये तो तब का केस है जब हमने उस पर एक्सटर्नल अलग से हमने कोई फोर्स लगा दिया। अब हम उस फोर्स को हटा दो, फोर्स को जैसे हटाओगे तो वो क्या करेगा, ए बी पे फिर से वापस आ जाएगा। तो अगर कोई भी बॉडी इस तरीके की प्रॉपर्टी रखता है कि चाहे जितना फोर्स नहीं बोल सकते, आप फोर्स लगा रहे हो, लगाने के बाद वो फिर भी अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ it tends to regain its original size and same after removing restoring force is called elasticity। restoring force लगाने के बाद भी वो अपने प्रीवियस स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सम टर्म रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से क्या क्या टर्म रिलेटेड है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फोर्स लगा रहे हैं। तो उसमें जो फोर्स वर्ड यूज किया जा रहा है उसको मैं यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स, कि आप इस पर जो फोर्स लगा रहे हो वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो रहा है। ठीक है। क्या ए फोर्स इज वन विच अप्लाइड चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, कि आप बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो किस लिए, क्योंकि आपको जो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका शेप एंड साइज चेंज हो जा रहा है, इसकी वजह से आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है। बट यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स कि अगर आप इसी किसी बॉडी पे ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, तो उसका जो चेंज किस तरीके से हो रहा है, मीन्स कि आपका लाइक है जो लेंथ में फोर्स लगा रहे हो, अगर आप वॉल्यूम के टर्म में फोर्स लगा रहे हो या आप एरिया के टर्म में फोर्स लगा रहे हो, वॉल्यूम एरिया लेंथ आपको समझ में आ गया। लेंथ किसका ले सकते हो, एक वायर के केस में आप लेंथ ले सकते हो। वॉल्यूम आपका एक क्यूब के फॉर्म में या स्पेयर के फॉर्म में आप वॉल्यूम ले सकते हो स्पेयर, और आप एरिया किसके फॉर्म में ले सकते हो, सर्कल के फॉर्म में एरिया ले सकते हो। तो अगर वहां पर आपका
फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर ना ही आपका लेंथ चेंज हो रहा है, ना ही आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना ही आपका उसका एरिया चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोला जा रहा है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो क्या द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जो पहले का कॉन्फ़िगरेशन में ही रहेगा आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे हटा दिया उसके बाद वो कंडीशन वही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। आपका परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ये है कि वही कंडीशन है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद इमीडिएटली उसके जस्ट बाद ही, समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसके एक्सटर्नल फोर्स को मैंने हटा दिया, उसके जस्ट बाद ही वो पहले जैसी कंडीशन में आ जाता है जैसा कि आपका बॉडी था, तो उसको बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर आपका कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, हटा रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है पहले वाले शेप में आने में, तो उसको आप परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं बोलोगे। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तभी बोला जाएगा कि आपका उसके जस्ट बाद ही आपका क्या होगा, जो उसका ओरिजिनल शेप है वो उसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब तो ये इलास्टिक का अपोजिट क्या होगा, प्लास्टिक बॉडी। कि आप क्या कर रहे हो, उस बॉडी पे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के हटा दे रहे हो, हटाने के बाद आप क्या देख रहे हो कि उसका एरिया चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया। अगर ये कंडीशन आ रहा है कि आपकी चीज़ें चेंज हो रही है, वो पहले वाली कंडीशन में वापस नहीं आ पा रहा है, उसको बोलोगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। आप देख सकते हो कि जो प्लास्टिक है ना, उसको आप बहुत ज़्यादा खींचोगे, खींचने के बाद वो पहले वाली कंडीशन में नॉर्मली नहीं आ पाता है, तो उसको बोलोगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको अगर ये समझ में आया तो आपको और चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ लिख के, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। टॉपिक क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स खिंचाव। अब आप सोच सकते हो खिंचाव का एकदम से माइंड में क्लिक होना चाहिए, व्हाट इज स्ट्रेस। मीन्स अगर आपके कोई बॉडी पे आप उस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद उसका इंटरनल जो बॉडी है उसमें इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, उसको बोलोगे आप स्ट्रेस। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपका चेंजेस आते हैं और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वहां से भी आपको क्लियर आएगा। तो सिंपल सा आपने एक बॉडी लिया, उस पर लाइक एज मेरा हाथ है, मैं यहाँ पर फोर्स लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ। अब इतने फोर्स में तो भाई इस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो ऑब्वियसली अंदर के हाथ सारा टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि आपके हाथ के अंदर क्या लग गया, आपका स्ट्रेस लग गया। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रेस होगा वो क्या आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। किसी एरिया पे आप फोर्स लगाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको बोलोगे आप स्ट्रेस। अगर आपका बोला कि अगर आपका जो बॉडी है उसमें आपका परमानेंटली चेंजेस नहीं आ रहा है, एक तो आपको मैंने बोला था कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, दूसरा था परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ठीक है, लेकिन दोनों में आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाली कंडीशन में है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो स्ट्रेस आएगा वो क्या आएगा, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। क्या आप एक्सटर्नली डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, तो अब आपका यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आपके बॉडी पे स्ट्रेस लगा दिया, एक बार अंदर पे इफेक्ट पड़ रहा है, कभी आपका बाहर पे इफेक्ट पड़ रहा है, कभी आपका स्ट्रेस लगाने के बाद भी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब आपका आता है यूनिट क्या आएगा बेसिकली। तो अब आप देखते हो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, ये होता है आपका न्यूटन। ठीक है, और इसका जो एरिया आएगा, एरिया क्या होता है, अगर आप बोलोगे नॉर्मली, चाहे आप रेक्टेंगल कर लो, स्क्वायर कर लो, या आप सर्कल कर लो, इसका जो एरिया का जो यूनिट आता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर आता है। लाइक अगर आपने रेक्टेंगल लिया, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, ब्रेथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। अगर आपने केस लिया सर्कल का, तो सर्कल के केस में आप देख सकते हो कि उसमें क्या एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
और आर स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली कोई भी बॉडी लो जो नॉर्मली जो आपका उसका एरिया यूनिट आता है, एरिया का एरिया सेम नहीं आता, यूनिट सेम लगभग सेम आता है, तो यूनिट क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो आप यूनिट ऑफ स्ट्रेस निकाल सकते हो, मीटर ऊपर चला गया क्या आएगा मीटर -2, तो न्यूटन मीटर -2। अब इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका डायमेंशन, वो हम निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने डायमेंशन आपको पढ़ाया जाएगा वो चैप्टर, ठीक है। वहां पर आपको टोटली आपको समझाया जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डायमेंशन निकालती हूँ किसका, स्ट्रेस का और एरिया वगैरह का मैं डायमेंशन निकालती हूँ। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो डायमेंशन में आप सबसे पहले डायमेंशन को जो रिप्रेजेंट करोगे वो रिप्रेजेंट करोगे कुछ इस तरीके से, समझ आए। आपका ये आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म में ही डायमेंशन को आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। आप इसमें मास को डायमेंशन का मास का डायमेंशन आप बेसिकली लिखोगे। ओके, नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ का जो डायमेंशन लोगे आप यहाँ लोगे एल, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम का डायमेंशन लोगे आप टी। ओके, नेक्स्ट है इसमें करंट। करंट का जो डायमेंशन लोगे आप ए मीन्स एम्पियर, एम्पियर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी हेल्प से मैं आपका डायमेंशन निकालूंगी। तो मैं एक दो टॉपिक का डायमेंशन निकालती हूँ, देन उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले निकाल देती हूँ डायमेंशन एरिया का, या ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। रेक्टेंगल में जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप देख सकते हो कि लेंथ का एल का डायमेंशन क्या होगा, एल क्योंकि लेंथ है, बी भी क्या बेसिकली लेंथ ही है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा एल। तो इसको आप लिख सकते हो L2, बट आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको आपने लिखना है बेसिकली कैसे, m0 मास इसमें नहीं है, L2 लेंथ 2 है, T नॉट में 0 नहीं है आपका, और A नॉट। तो ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब उसके बाद आप निकालते हैं, थोड़ा अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी का। ओके, वेलोसिटी का आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है। ओके स्टूडेंट, सो वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये आपको वेलोसिटी पता है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आप इसको रिप्रेजेंट करते हो लेंथ के टर्म में, तो ये क्या आएगा एल अपॉन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, टी के टर्म में, तो आप इसको बेसिकली लिख सकते हो L t-1, ठीक है। या इसको लिख सकते हो आप m0 L1 t-1 a0। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं इसमें एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का भी अभी आपने निकाला, तो उसको हम डायरेक्टली रख देते हैं, क्या आया था L t-1 अपॉन टाइम का क्या होता है t। ओके, सो क्या आएगा L t-2, तो उसको हम लिख देंगे डायमेंशन के फॉर्म में m0 L1 t-2 a0। ओके, नेक्स्ट हम निकाल देते हैं इसमें फोर्स। ओके स्टूडेंट, सो हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का डायमेंशन क्या होता है m, एक्सेलरेशन का अभी निकाला हमने क्या था L t-2, तो इसको लिख सकते हो आप m1 L1 t-2 a0। ओके, नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके,
फोर्स कितना है आपका M1 L1 T-2। एरिया का क्या होता है आपका L2। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा M1 L, ये ऊपर चला गया तो क्या बचा 1 -2 T-2 और A 0। तो क्या आएगा आपका M1 L-1 T-2 और A 0। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस, जो कि हम अभी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और कौन सा फोर्स था इसमें रेस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसका जो डायमेंशन होगा सेम प्रेशर की तरह ही होगा, तो M1 L-1 T-2 और A नॉट। हेलो स्टूडेंट्स, अब है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जो कि हमने स्ट्रेस पढ़ा था उसमें कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्ट्रेस है बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस। आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? मीन्स आप कोई नॉर्मल फोर्स किसी बॉडी पर लगा रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे नॉर्मल स्ट्रेस, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें आएगा आपका टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, कि आपके जो नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं वो किस किस टाइप के लगा सकते हो और कैसे कैसे आपका स्ट्रेस या आपका जो कन्वर्जन होगा वो कैसे कैसे कन्वर्ट होगा। ओके, सो फर्स्ट जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो है टेंसाइल स्ट्रेस। अब इस टेंसाइल स्ट्रेस में बेसिकली है क्या, यहाँ आपको एक वायर दिख रहा होगा जो कि मैंने सिलेंडर के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। बेसिकली ये वायर की बात हो रही है, ठीक है, या आप सिलेंडर भी मान सकते हो। उसका लेंथ है L। ठीक है, अब मैंने अभी एकदम से बोला कि वायर है, उसको आप सिलेंडर में मान सकते हो, वो इसका मीनिंग क्या है? सो बेसिकली आप देखते हो लाइक एज ये आपका पेन है। ठीक है, पेन में आप देख रहे हो कुछ ना कुछ इसका आपका क्या है एरिया। तो चाहे जितना भी पतला वायर हो उसका पर्टिकुलर एरिया होगा, और वायर की लेंथ भी होती है। तो अगर आपको वायर में एरिया है, वायर की हाइट आपको पता है, लेंथ पता है, तो आप उसको सिलेंडर बोल सकते हो ना, ऑब्वियसली बोल सकते हो। तो नॉर्मली एक वायर है, ठीक है, तो उसका जो लेंथ है आपका L है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से कहाँ तक, कहाँ तक कंसीडर करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको केवल वायर को कंसीडर करना है। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, उस वायर पे आपने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, जो आपको ऊपर की फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया। तो जैसे ही मैं लाइक एज ये पेन है, ठीक है, पेन में एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी, अभी मैं जितना लगाऊंगी ये नहीं बढ़ेगा, बट मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि आपने इसमें फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगाने के बाद आपका उसमें लेंथ चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है कि पहले यहां से यहां तक था सिलेंडर, इसका लेंथ इतना था L। अब इसके बाद वो लेंथ कहाँ चेंज हो गई, इतना चेंज हो गया, जिसको कि मैंने बोला डेल्टा ऑफ L। तो आप बोल सकते हो टोटल लेंथ, इस केस में आप क्या हो जाएगा, जो टोटल लेंथ होगा आपका वो होगा ऑफ वायर आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स, या रेस्टोरिंग फोर्स से बोल सकते, आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स या आफ्टर फोर्स इज इक्वल टू, पहले क्या था L, बाद में कितना चेंज हो रहा है डेल्टा ऑफ L। ओके, इस तरीके का फोर्स लगाने के बाद जो चेंजेस आ रहा है इस बॉडी में, उसको बोलोगे आप टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो आप टेंसाइल स्ट्रेस बेसिकली आप कैसे निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला ही नॉर्मली होगा, क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट, फॉर्मूला तो वही होगा इसका, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ओके, अब आता हमारा नेक्स्ट टाइप का स्ट्रेस, जो कि कौन सा स्ट्रेस है आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, उसका ही टाइप है, वो है कंप्रेसिव स्ट्रेस।
पहले हमने फोर्स क्या लगाया था बाहर की ओर, मीन्स आपका जो वायर है एक्सपेंड हो गया था, बढ़ गया था। अब हमने फोर्स को लगाना अंदर को, लाइक ये मैं पेन को दबा रही हूँ, दबाने के बाद आपका पेन का शेप या बॉडी का शेप कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आपका इसमें जो लेंथ होगा कैसा होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि बॉडी है, उसका लेंथ आपका टोटल है ये यहाँ से लेके नीचे तक, ठीक है, वो आपका क्या एल। जैसे ही आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हो ये बॉडी चेंज हो जाती है। कितना चेंज हो जाती है भाई, यहाँ से शिफ्ट होके वो यहाँ आ जाती है, डेल्टा एल चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका इसमें टोटल लेंथ कितना बचेगा, तो टोटल लेंथ कितना आएगा, ये आएगा, पहले एल था, बाद में क्या हो जाएगा डेल्टा एल का, जब आपने फोर्स लगाया, ओके। सो इस केस में आपको जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, चेंज हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का स्ट्रेस है जो कि नॉर्मल स्ट्रेस है, वो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अभी तक हमने लेंथ के केस में लिया था, अब हम ले रहे हैं वॉल्यूम के केस में। आप देख सकते हो आपका वॉल्यूम भी है, आपका कौन सा ये टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सपोज टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज वी, ठीक है, टोटल वॉल्यूम क्या है, वी है। अब आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, कहाँ को लगा रहे हो, अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हो। जैसे आप फोर्स लगा रहे हो फिर से आपका कोई जस्ट लाइक इज बॉल, बॉल को आप दबा रहे हो, दबाने के बाद उसका बॉडी चेंज हो जाता है, मतलब वो अभी छोटा हो जाएगा, ठीक है। छोटा कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ वी, पहले यहाँ पूरा था, यहाँ से लेके यहाँ था, अब ये इतना ही रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल वॉल्यूम बता सकते हो, टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आफ्टर फोर्स, वो कितना आ जाएगा, v माइनस डेल्टा ऑफ v। अब आपका फोर्स कैसे चेंज हो गया, आपका v माइनस डेल्टा ऑफ v, तो इसको क्या बोलोगे आप, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये चीज याद रखना क्योंकि हम आगे इसको यूज करने वाले, ओके। अब आपने पहले जो फोर्स पढ़ा था, स्ट्रेस पढ़ा था, वो था नॉर्मल स्ट्रेस, जिसके हमने तीन पार्ट डिस्कस किए। एक तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, और या लेंथ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बेसिकली हमने थ्री टाइप्स के स्ट्रेस पढ़े थे नॉर्मल स्ट्रेस का। अब नेक्स्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, दोनों के दोनों एक ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक पार्ट है। यूनिक पार्ट क्या है कि आपको ये सिलेंडर लिया हुआ है जो कि आपको ये दिख रहा होगा, सिलेंडर को अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, इधर से ये क्या लगा दिया आपने, फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने के बाद अब इसका जो बेस होता है, सिलेंडर ने क्यूब, हम क्यूब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्यूब लिया है, क्यूब पे हमने फोर्स लगाया है। अब फोर्स लगाने के इसका जो बेस होगा, बेस में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन ऊपर की जो शेप है वो आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, आपका जो इसका लेंथ था, ये पूरे के पूरे का लेंथ था एल, ठीक है। जो ये क्यूब है इसका लेंथ आपने बोला है कि एल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी लेंथ क्या होगा एल, यहाँ पर भी लेंथ क्या होगा एल, यहाँ पर भी लेंथ क्या हो रहा है एल, ठीक है। लेकिन आप जैसे फोर्स लगाओगे तो लेंथ स्लाइड शिफ्ट हो जाएगी, कितना, डेल्टा एल। अब हमें ये चीज मैं आपको बाद में निकाल के दिखाऊंगी कि आप डेल्टा एल को कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ तो जस्ट मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो वो आपका किस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो बॉडी है, क्यूब है, कितने डिग्री के साथ आपका टिल्ट हो गया, क्योंकि जब भी टिल्ट की बात आती है तो वहां पर आप एंगल की बात करते हो, तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे एंगल की, कि आपकी बॉडी थोड़ा तिरछी हुई है तो कितने डिग्री पे तिरछा हुआ है और कितना लेंथ चेंज हो गया, ऑब्वियसली उसका आपको वो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस आपका जैसे ही आएगा आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई यहाँ एंगल की बात हो रही है, ओके। सो इसमें क्या है, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ बॉडी प्रोड्यूस ए चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम अगर स्टार्टिंग में v था तो बाद में भी v ही रहेगा, बट उसका क्या हो रहा है, केवल उसकी पोजीशन, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट की पोजीशन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो इस तरीके के स्ट्रेस को जो बोलोगे वो बोलोगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, या आप बोलोगे आप उसको शेयरिंग स्ट्रेस, ओके। एंड सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ। सो पॉइंट है कि व्हाट इज स्ट्रेंथ।
अभी तक आप कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे, फोर्स लगाने के बाद उसका शेप चेंज हो रहा था, ठीक है। और अगर आप बॉडी पे फोर्स हटा रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा था, ठीक है। ये तो तब का केस था जब आपका इलास्टिक बॉडी हो, ठीक है। तो इस टाइम बेसिकली क्या होगा कि उसी बॉडी को हम एज्यूम करके चलते हैं कि उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद उसका जो लेंथ में या वॉल्यूम में या एरिया में जो चेंजेस आ रहा है, और उसका प्रीवियस या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम उसमें रिलेशन निकाले या दोनों में डिफरेंस निकाले, वो बेसिकली कौन बताएगा, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, पहले की कंपैरिजन बाद में कितना चेंज आया वो बता रहा है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं लेंथ के टर्म में स्ट्रेंथ लूंगी तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ के टर्म में क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा एल अपॉन आएगा एल जो इनिशियल था। दूसरा आपका वॉल्यूम के टर्म में चेंज हो रहा था, कैसा, डेल्टा वी चेंज हो रहा था अपॉन वी चेंज हो रहा था, ओके। और तीसरा आपको जो चेंजेस आ रहा था किसकी वजह से आ रहा था, टेंजेंशियल स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस या आपका शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। उसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशंस आएंगी, ठीक। सो हम निकालने वाले हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेन, आपका स्ट्रेन का यूनिट क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि चेंज इन कंफिग्रेशन लाइक एज, अगर मैं लेंथ के केस में लूं तो लेंथ के केस में चेंज इन स्ट्रेन, क्या आप स्ट्रेन को निकाल सकते हो, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, डेल्टा एल, पहले का क्या था आपका, एल था, तो आपका ये क्या आ गया, ये तो नॉर्मल हमने फॉर्मूला निकाला। इसका जो यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आप कैसे निकालोगे, देख सकते हो डेल्टा एल का यूनिट क्या होगा, मीटर, और एल का यूनिट क्या होगा, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो जो इसका यूनिट होगा ये क्या होगा, यूनिट लेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो स्ट्रेन है जो उसका यूनिट आता है वो क्या आता है, यूनिट लेस। अब आता है पॉइंट डायमेंशन, कि इसका डायमेंशन कितना है, तो निकाल दीजिए इसका डायमेंशन, डायमेंशन। अब आप डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप देख रहे हो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, स्टूडेंट्स वो होता है एल, डेल्टा एल का। और एल आपका एल का कितना होगा, एल होगा तो ये कितना आ जाएगा, एल से एल कैंसिल, तो ये डायमेंशन क्या आएगा इसका, एम जीरो, एल भी जीरो हो गया, टी भी जीरो हो गया, और ए भी जीरो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, डायमेंशन लेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपको डायरेक्टली बताना है, जब भी स्ट्रेन की बात होती है तो स्ट्रेन में डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आता है इसका टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं जो कि हम ऑलरेडी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो टाइप आएगा वो आएगा लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, ओके। इसमें आपका कंडीशन, आई होप आप लोगों को याद होगा कि हमने एक सिलेंडर लिया या वायर लिया जिसका लेंथ लिया है एल, अगर आप उस पर यहाँ से फोर्स लगा रहे हो तो लेंथ क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, तो उसका लेंथ कितना बढ़ रहा है, डेल्टा एल। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ओके। सो निकाल दीजिए लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, कितना आएगा बेटा, वो आएगा आपका डेल्टा एल, कि आपका लेंथ कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ क्या था आपका, एल, ओके। सो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं स्ट्रेस से कंपैरिजन करूं तो वहां पर मैंने टेंजेंशियल स्ट्रेस या मैंने इसके अलावा कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें निकाली थी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ कंप्रेशन और एक्सपेंशन वाला जो टर्म वहां पर आ रहा था कि लेंथ बढ़ रहा था घट रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लेंथ घटेगा बढ़ेगा, लेकिन इसमें आपका स्ट्रेन में चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर भी डेल्टा एल बढ़ रहा है तो भी डेल्टा एल में चेंजेस आ रहा है, घट रहा है तो भी डेल्टा एल में चेंजेस आ रहा है, तो स्ट्रेन क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो कितना आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली क्या होगा, जो कि आपने देख लिया है पहले, उसमें हाइड्रोलिक स्ट्रेस आपने पढ़ा था, तो उसमें आपका क्या कर रहे थे, ये वॉल्यूम था वी वॉल्यूम, उसमें आप फोर्स लगा रहे थे अंदर की साइड को, तो वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा था, डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका बेसिकली कितना आएगा, ये कितना आएगा, वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा वी,
ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था आपका V। सो ये आ गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। सो आप सोच सकते हो इसके बाद आपका क्या आएगा। सो नेक्स्ट हमारा आता है शेयरिंग स्ट्रेंथ। अब हमें निकालना है शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है स्टूडेंट, सो हमने स्ट्रेस वाले में यहाँ पर थोड़ा सा बता के हमने ये छोड़ दिया था। इसमें था क्या, यहाँ से आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो F। ओके, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो बेस है, बेस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन शिफ्ट हो रहा है। कितना शिफ्ट हो रहा है, डेल्टा है। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पर निकालना है कि आपका कितने एंगल शिफ्ट हो गए। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं लाइक है कि जो आपका क्यूब है, क्यूब का साइड आपने मान लिया A B या C D, ये क्यूब मान लिया। फिर आपने यहाँ माना E F G H। ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैंने मान लिया, ये वाला H है सॉरी, ये H हो गया। इस वाले पार्ट को मैंने मान लिया G डैश, इस वाले पार्ट को मान लिया मैंने H डैश। अब हमारा जो टास्क बचता है वो हमें निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट हम इसको एक और पार्ट मान लेते हैं लाइक एज कि ये जो पार्ट है आपका क्या होगा, ऑब्वियसली B डैश होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा आपका C डैश। ओके, तो यहाँ पर जितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ भी एंगल क्या बनेगा, आपका थीटा ही बनेगा। सो स्टूडेंट हम यहाँ से ले लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल। कौन सा बनेगा, ये वाला ट्राइंगल। आप देख लीजिए क्या है ये आपका ए डी डी डैश। हम कैसे निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं लाइक एज हो गया। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। ओके, ये कौन सा पार्ट है आपका ए, ये क्या आपका डी, ये क्या आपका डी डैश। ओके, यहाँ एंगल कितना आपका थीटा, ये डिस्टेंस आपका कितना हो रहा है एल, डेल्टा ऑफ एल स्मॉल एल ले रहे। ये जो डिस्टेंस है ये कितना आपका एल है, जो कि आपने देखा। तो अब आप क्या देख रहे हो कि अगर आपको परपेंडिकुलर पता है एंड आपको बेस पता है, ठीक है, तो आप इसमें क्या लगा सकते हो, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो ना साइन थीटा ना कॉस थीटा, आप यहाँ लगाओगे टेन ऑफ थीटा। तो लगा दीजिए टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आएगा ना। ओके, परपेंडिकुलर आपका कितना है डेल्टा ऑफ एल, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस क्या होगा एल अपॉन, तो ये क्या हो गया टेन ऑफ थीटा। ठीक है, अब कंडीशन आपको हमेशा ये याद रखना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, आपने ले लिया थीटा आपका बहुत छोटा है, देन all trigonometric ratio converted into angle मीन्स आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक एज tan थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, वो थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ले सकते हो क्या, थीटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या था डेल्टा एल अपॉन एल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा एल अपॉन, जो कि है आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ से आपका थीटा की वैल्यू निकल गई, जो कि हम बोले कि कितने एंगल आपका शिफ्ट होगा, वो कितना होगा डेल्टा एल अपॉन एल। आई होप आप लोगों को समझ में आए हो, बहुत ही इजी ये टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो उसको वीडियो का आप रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में